अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आवाज़ आ रही है मेरी स्टूडेंट्स आपको? जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं बेटा मुझे बताइए, कैन यू हियर मी? ओके जी, ठीक है। बस आ जाते हैं स्टूडेंट। 6 स्टूडेंट्स हैं फ़िलहाल। 2-3 मिनट में वेट कर लूँगी। स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आई विल स्टार्ट माय लेक्चर। ओके जी। प्रिंसिपल्स अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि स्मार्ट होने चाहिए ऑब्जेक्टिव। प्रिंसिपल्स या कंपोनेंट ऑब्जेक्टिव राइटिंग के क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये कि एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट होती है उसमें। ब्लैंकेट स्टेटमेंट क्या होती है? वही जो आपने हमेशा डिफरेंट पीपीटीज में ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट होने से पहले देखी होगी। एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन और दिस सेशन द लर्नर्स विल बी एबल टू, दैट इज कॉल्ड ब्लैंकेट स्टेटमेंट। सो ब्लैंकेट स्टेटमेंट से शुरू होते हैं ऑब्जेक्टिव, और वही बात के स्टार्ट विद एक्शन वर्ब।
जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे वो हमेशा एक्शन वर्ब से स्टार्ट होंगे, जैसे डिफाइन, डिस्क्राइब, एनालाइज, एक्सप्लेन, एनालिस्ट। ओके जी। एक्शन वर्ब शुड बी परफॉर्मेंस बेस्ड, और जो एक्शन वर्ब है जिससे हमने अपने ऑब्जेक्टिव को यूज करना है, दैट शुड बी परफॉर्मेंस बेस्ड, यानी उसे परफॉर्मेंस का मतलब स्किल्स नहीं है यहाँ। परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि जिसके ऊपर हम एक्ट कर सके, यानी अगर डिफाइन है तो कोई डिफाइन का मतलब या तो वो उसे राइट डाउन करके आपको बता देगा बच्चा, या फिर वो आपको वर्बली सुना देगा, तो ये दोनों चीजें एक्शन है ना। सो एक्शन जो है एक्शन वर्ब है, दैट शुड बी परफॉर्मेंस बेस्ड, और जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हों दे शुड बी स्टूडेंट सेंटर्ड। ठीक है, स्टूडेंट सेंटर्ड आपके जितने भी, क्योंकि आपके जो लर्नर्स हैं, या सिंपली कहना चाहिए लर्नर सेंटर्ड होने चाहिए आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्योंकि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बेसिकली किसके लिए हैं, जिस सीखना है, जो लर्नर है उसको पता होगा, उसको सेंटर करते हुए आप ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे तो ही ऑब्जेक्टिव का फायदा है। Okay, state them as student performance by the end of the session, unit, course, whatever. A student is able to list the organisms involved in causing pneumonia, differentiate between a normal and an abnormal X-ray chest, outline a management plan for a patient with congestive heart failure. ये मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट से जो चीजें हमने परफॉर्म करवानी है उसकी बेस पर ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दी। ठीक है जी। नेक्स्ट है, डोंट स्टेट देम इन टर्म्स ऑफ टीचर परफॉर्मेंस। ये नहीं कहना कि स्टूडेंट विल बी एबल टू टीच इन्फ्लामेशन, नो। स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए चीजें। या कुछ और एग्जांपल है कि लर्निंग प्रोसेस सच एज स्टूडेंट लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन, नो। एंड ना ही वो कोर्स कंटेंट में इन टर्म्स ऑफ कोर्स कंटेंट होनी चाहिए, such as studies the management of enteric fever. No, they should be in terms of student centered, और एक्शन या परफॉर्मेंस बेस्ड, जो एक्शन वर्ब है दे शुड बी परफॉर्मेंस बेस्ड। दिस इज द रेफरेंस। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी और ऑब्जेक्टिव राइटिंग से रिलेटेड किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ ले। मीनवाइल मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करती हूँ।
ओके जी। नेक्स्ट जो मैं आपको स्टार्ट करवाने लगी हूँ आपका कंटेंट में, दैट इज़ अबाउट लर्निंग थ्योरीज। लर्निंग थ्योरीज जो बुक मैंने आपको दी है उसमें और भी कुछ डिफरेंट लर्निंग थ्योरीज मौजूद हैं, वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो इम्पोर्टेंट लर्निंग थ्योरीज हैं या आपके कंटेंट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे सबसे पहले। ओके जी, ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या है? एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन द लर्नर विल बी एबल टू, अभी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव राइटिंग जो पढ़ाया उसकी जो सारी चीज़ें आप इसमें देखिएगा, गौर कीजिएगा कि जो मैंने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं इसमें वो तमाम प्रिंसिपल्स जो है वो फॉलो हो रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देंगे तो आपका जो ऑब्जेक्टिव राइटिंग में जो जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं वो यहाँ आपको रिवाइज भी हो जाएंगी और मज़ीद समझ आ जाएंगी। At the end of this presentation, the learners will be able to identify and enlist different types of learning theories, discuss behavioral learning theories and its implication for nursing education, discuss the cognitive learning theory and its application, and discuss the constructive learning theory, its application, and humanistic learning theory and its implications for nursing education. सबसे पहले लर्निंग थ्योरीज एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स विद देयर फैकल्टी, द लर्निंग environment, and the subject matter. So, learning is not only about the student and the faculty. We cannot say that लर्निंग के सिर्फ दो ही एस्पेक्ट्स होते हैं, सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक एक स्टूडेंट होना चाहिए, एक टीचर होना चाहिए, सो लर्निंग हो जाएगी। नो, ऑब्वियसली इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। किस इन्वायरमेंट में बैठ के आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहाँ का टेम्परेचर किस किस्म का है, गर्मी है बहुत ज़्यादा, सर्दी है बहुत ज़्यादा, आपको पता है इट इफेक्ट्स आपकी लर्निंग नहीं हो सकती। बच्चे का मेंटल स्टेटस इस वक्त क्या है और वो पढ़ने के मूड में है नहीं है, इट इफेक्ट देयर एबिलिटी टू कैच द थिंग्स और टू रिटेन द थिंग्स इन देयर माइंड। और कौन सा सब्जेक्ट है, कुछ लोगों का जाहिर है जिसका जो सब्जेक्ट फेवरेट होता है वो उसकी ज़्यादा अच्छी तरह से जो है उसकी लर्निंग होती है। ऑब्वियसली पढ़ना तो सब कुछ पढ़ता है, बट जो आपके अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आपका ज़्यादा ध्यान होता है, अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स को आप ज़्यादा टाइम देते हैं। ठीक है जी। और मल्टीपल और कुछ एस्पेक्ट्स हैं वो जो है हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। सो लर्निंग थ्योरी बेसिकली ये जो एक कॉम्प्लेक्स नेचर होती है इंटरेक्शन की, ताल्लुक की, कि स्टूडेंट का अपनी फैकल्टी के साथ, इन्वायरमेंट के साथ, सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा जा रहा है, मटेरियल क्या है, स्ट्रेटजी कौन सी यूज़ की जा रही है, तो इन सारी चीज़ों के साथ वो जो एक इंटरेक्शन का एक कॉम्प्लेक्स नेचर होता है उन चीज़ों को हम लर्निंग थ्योरीज के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं। Learning theories are descriptive in that they focus on and describe the processes which are used to bring about changes in either the way in which students perform or the way in which they understand the elements in their environment. जो लर्निंग थ्योरीज है दे आर बेसिकली डिस्क्रिप्टिव, इसलिए क्योंकि वो फोकस करती हैं और डिस्क्राइब भी करती हैं उन तमाम प्रोसेस को जो कि देखिए लर्निंग क्या है बेसिकली, लर्निंग इज अबाउट द चेंज। आपको पहले भी पढ़ाया था कि हमारा जो प्रीवियस नॉलेज होता है जाहिर है हम उसी के ऊपर बिल्ड अपॉन करते हैं, नई चीज़ें लर्न करते हैं। सो दिस इज अबाउट चेंज, यानी चेंज हो गया और चीज़ें जो हमारा पहले वाला नॉलेज था वो थोड़ा सा चेंज हुआ और अब हमने नई चीज़ें लर्न कर ली हैं। सो जो लर्निंग है बेसिकली इट्स अबाउट चेंज। तो लर्निंग थ्योरीज डिस्क्रिप्टिव होती हैं बिकॉज वो एक तो फोकस भी करती हैं और डिस्क्राइब भी करती हैं उन प्रोसेसेस को जो कि यूज़ किए जाते हैं टू ब्रिंग अबाउट द चेंज किसी भी तरीके से, ईदर द वे इन विच स्टूडेंट परफॉर्म, यानी या तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस में कोई ना कोई चेंज आएगा, या फिर वो तरीकाकार जिसके थ्रू वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, इन्वायरमेंट में मौजूद एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। तो बेसिकली कंक्लूजन अगर हम इसका करें या हम इसे समराइज करें तो यही है बेसिकली अबाउट के स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन है अपनी यानी इन्वायरमेंट में मौजूद हर चीज़ के साथ, फैकल्टी के साथ, कंटेंट के साथ, उन सारी चीज़ों को हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं। Learning theories provide a structure that guides the selection of instructional strategies and student-centered learning activities. जो learning theories है वो हमें basically एक guideline provide करती हैं कि हमने बच्चों को पढ़ाने के लिए, students को पढ़ाने के लिए कौन सी strategies use करनी है और student-centered activities कौन कौन सी
हो सकती हैं, यानी जिससे स्टूडेंट का फ़ायदा हो और जिसमें जो है स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हों बेसिकली। लर्निंग थ्योरीज derive फ्रॉम वर्क इन अ वैरायटी ऑफ फील्ड्स। जो लर्निंग थ्योरीज हैं वो बनाई गई हैं या डिराइव की गई हैं वैरायटी ऑफ फील्ड, मतलब डिफरेंट किस्म की फील्ड्स में काम करने के बाद लर्निंग थ्योरीज को ड्राइव किया गया है। सच एज फिलोसफी में लोगों ने काम किया, एजुकेशनल साइकोलॉजी में काम किया, हायर एजुकेशन में, और रिसेंटली न्यूरो साइंसेज में काम करके लोग जो है डिफरेंट किस्म की जो लर्निंग थ्योरीज हैं उन्हें ड्राइव कर रहे हैं, उन्हें बना रहे हैं। Types of learning theories. Learning theories are categorized by their paradigm. बिहेवियरिज्म है, यानी उसमें बिहेवियरल लर्निंग थ्योरीज आ जाती हैं। कोग्निटिविज्म में कोग्निटिव लर्निंग थ्योरीज आ जाती हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म में कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी है, और ह्यूमनिज्म में ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी है। सो बिहेवियरिज्म के जो फाउंडर्स हैं एंड प्रोपोनेंट है, यानी मल्टीपल लोग हैं मुख्तलिफ किस्म के जिन्होंने बिहेवियरिज्म के ऊपर काम किया। जाहिर है किसी भी एक थ्योरी के ऊपर किसी एक शख्स ने या थ्योरिस्ट ने काम नहीं किया। सो जॉन बी वॉटसन है, बी एफ स्किनर है, आइवन पाब्लो है, और डिफरेंट और मजीद इसके अंदर लोग हैं जिन्होंने बिहेवियरिज्म थ्योरीज के ऊपर काम किया। बेसिक आइडिया क्या है बिहेवियरिज्म का? दैट इज स्टिमुलेंट एंड रिस्पॉन्स, यानी बेसिक आइडिया उनका ये है कि कोई भी स्टिमुलस अगर दिया जाए तो हमें कोई ना कोई रिस्पॉन्स उसके अगेंस्ट जो है वो शो होता है। ठीक है, ऑब्वियसली कॉन्सिक्वेंसेस का भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमल दखल है। द मेन प्रीमिस ऑफ बिहेवियरल लर्निंग थ्योरीज इज दैट all behavior is learned. It can be shaped and rewarded to achieve appropriate and desired end. Behaviorism जो थ्योरी है या बिहेवियरल जो थ्योरिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि कोई भी बिहेवियर हो, किसी भी किस्म का बिहेवियर हो, वो लर्न किया जा सकता है, सीखा जा सकता है, और जो बिहेवियर्स हैं उन्हें हम शेप भी कर सकते हैं, यानी जिस किस्म का बिहेवियर हम किसी शख्स से चाहते हैं हम उसके अंदर उस किस्म का बिहेवियर चेंज ला सकते हैं, शेप कर सकते हैं उसके अंदर इस किस्म का बिहेवियर, एंड रिवॉर्डेड, और उनके जो बिहेवियर्स हैं उनको हम रिवॉर्ड भी, उसकी वजह से उनको हम रिवॉर्ड भी दे सकते हैं अपना कोई भी मनपसंद डिजायर्ड या अप्रोप्रिएट जो एंड है वो अचीव करने के लिए। जैसे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हम बच्चों के अंदर अगर एक बिहेवियर बिल्ड करना चाहते हैं, एक आदत बिल्ड करना चाहते हैं कि जी वो हमेशा सच बोले, तो जब बच्चे सच बोलेंगे तो अगर हम उन्हें इस सच बोलने के बदले में कुछ रिवॉर्ड दे देंगे, ज़रूरी नहीं है, दोनों चीज़ें हो सकती है, कोई फिजिकल रिवॉर्ड भी हो सकता है, कोई खाने पीने की चीज़ बच्चों को दे दी, या कुछ इवन अगर सिर्फ उन्हें एप्रिशिएट भी कर देंगे तो भी उनके अंदर वो आदत जो है बिल्ड होना शुरू हो जाएगी, आपने उनको रिवॉर्ड दिया। सो हमारा जो डिजायर्ड एंड था या जो भी अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो हम अचीव कर सकते हैं इसके थ्रू। सो बिहेवियरिज्म का बेसिक आइडिया यही है कि स्टिमुलस की वजह से आपको ज़रूर रिस्पॉन्स मिलता है, आपको स्टिमुलस देना पड़ेगा तो रिस्पॉन्स मिलेगा। और मेन प्रेमिस बिहेवियर लर्निंग थ्योरी का यही है कि हर बिहेवियर लर्न किया जा सकता है, सीखा जा सकता है, हम बिहेवियर्स को शेप कर सकते हैं लोगों के अंदर, और रिवॉर्ड्स देकर डिफरेंट बिहेवियर्स को अचीव किया जा सकता है। लर्नर व्यूड एज, इसमें जो बिहेवियरिस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग या बिहेवियरिज्म के अकॉर्डिंग जो सीखने वाले लोग होते हैं, लर्नर व्यूड एज पैसिव रिस्पॉन्डिंग टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। जो लर्नर्स होते हैं ये लोग ये कहते हैं कि जो सीखने वाले जो लोग होते हैं दे आर पैसिव, दे आर नॉट
एक्टिव, वो खुद से नहीं सीख सकते, दे आर पैसिव, यानी उनको कोई ना कोई भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलस मिलता है तो वो उसको रिस्पॉन्ड देते हैं और चीज़ों को लर्न करते हैं। सो दे आर पैसिव, यानी इनके नज़र में स्टूडेंट्स या लर्नर्स जो हैं वो पैसिव लर्नर्स होते हैं। बिहेवियर में रिजल्ट इन री इन्फोर्समेंट, और जो बिहेवियर है उसमें चेंज आ सकता है री इन्फोर्समेंट के जरिए, और री इन्फोर्समेंट दोनों किस्म की हो सकती है, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट भी होती है, नेगेटिव री इन्फोर्समेंट भी होती है, यानी लाइवलीहुड और पनिशमेंट। यानी ऑब्वियसली अगर आपको किसी स्टूडेंट का, लर्नर का कोई बिहेवियर नहीं पसंद, उसके लिए आप उसे पनिशमेंट देंगे, पनिशमेंट देकर आप उसका बिहेवियर चेंज करवा सकते हैं, उसको री इन्फोर्स कर सकते हैं फॉर एनी पर्टिकुलर बिहेवियर। इसी तरह से लाइवलीहुड है, आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो आप री इन्फोर्स कर सकते हैं उसे कोई रिवॉर्ड देकर कि उसके अंदर ये वाला जो बिहेवियर है वो बिल्डअप हो। ठीक है, इम्प्लीकेशन इसकी थ्योरी की नर्सिंग एजुकेशन में क्या है? Principles of behaviorism are used in classroom, clinical setting and earning resource centers। जो more specifically है, जाहिर है हम पढ़ाते हैं, क्लासरूम है और क्लिनिकल सेटिंग्स है। ऑब्वियसली जो हमने बच्चों को सिखाना है बिहेवियरिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग, हम अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल वो चीज़ें सिखा सकते हैं, उनके बिहेवियर में जो चेंज हमें चाहिए हम वो बिल्कुल ला सकते हैं, उन्हें री इन्फोर्स कर सकते हैं अपना बिहेवियर चेंज करने के लिए। और री इन्फोर्समेंट के दोनों तरीके हो सकते हैं, लाइवलीहुड भी है और पनिशमेंट भी है। ठीक है जी। Behaviorist principles are appropriate for structured situation। लेकिन जो behaviorism के principles हैं ये appropriate होते हैं but for the structured situation, यानी कोई अनसर्टेनिटी किस्म की सिचुएशन हो, यानी जिसमें आपको पता ना हो कि कुछ भी हो सकता है और इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, खुद से सडनली कुछ चीज़ों को डिसाइड करना पड़े, तो वहाँ बिहेवियरिज्म की थ्योरी फिट नहीं होती। बिहेवियर के जो प्रिंसिपल्स हैं ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं फॉर स्ट्रक्चर्ड सिचुएशंस में, जहां आपको मालूम हो कि ये प्रॉब्लम होगा और इसका सॉल्यूशन ये होगा और मुझे यही सॉल्यूशन अप्लाई करना है। सो इस किस्म की सिचुएशंस में बिहेवियरिस्ट के जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर अप्रोप्रिएट। इन द बिहेवियरिस्ट पैराडाइम, faculty facilitate the learning environment by designing the learning experiences such as simulation or skills demonstration। बिहेवियरिस्ट में क्या है कि जो हमारी फैकल्टी होती है, जो टीचर्स हैं, वो एक लर्निंग इन्वायरमेंट को बनाते हैं और फिर अपने स्टूडेंट्स को एक लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे साइमुलेशंस क्या होती हैं, आर्टिफिशियली क्रिएटेड कोई भी सिचुएशन हो, इन्वायरमेंट हो, या फिर आपने स्किल्स लैब में जिस तरह से स्किल्स डेमोन्स्ट्रेशन करवानी है, ये सब बिहेवियरिस्ट पैराडाइम के अंदर आता है, क्योंकि वहाँ एक स्ट्रक्चर्ड सिचुएशंस है, वहाँ एक जैसे हर चीज़ अवेलेबल है, स्किल्स आपने कोई भी करवानी है तो स्किल्स लैब में हर चीज़ अवेलेबल है, आप वहाँ पे डिमोन्स्ट्रेट करवा देते हैं और आपके जो लर्नर्स हैं उनको एक लर्निंग एक्सपीरियंस मिल जाता है। फैकल्टी ऑफर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट थ्रू ऑनगोइंग फीडबैक, और वही कि फैकल्टी जो है साथ साथ अपने जो लर्नर्स होते हैं उनको रीइंफोर्स करती रहती है थ्रू ऑफरिंग पॉजिटिव फीडबैक, उनको अच्छा फीडबैक देती रहती है। तो साथ साथ बच्चों को जो है, जाहिर है कोई आपको आपका अच्छा काम करने पर आपको कोई अच्छा रिवॉर्ड दे, आपको अप्रिशिएट करे, तो वो आपकी रीइंफोर्समेंट होती है, पॉजिटिवली आप रीइंफोर्स होते हैं और आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके दिखाते हैं। फैकल्टीज फोकस इज ऑन what the student is doing correctly while making suggestions for improving incorrect behavior। फिर फैकल्टी का फोकस क्या होता है बिहेवियरिज्म में कि वो साथ साथ देखते रहते हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट्स को फीडबैक दे रहे होते हैं, तो वो साथ साथ देखते रहते हैं कि उनके स्टूडेंट्स कहाँ पे गलती कर रहे हैं, जहाँ भी उनका बिहेवियर गलत है, जहाँ भी उनका बिहेवियर इनकरेक्ट है, वो साथ साथ सजेशन देकर अपने जो लर्नर्स हैं उनके बिहेवियर को इम्प्रूव करते रहते हैं। Student attainment of learning goals is monitored by looking for behavior pattern demonstrated over a period। अब हमने जाहिर है कुछ भी बच्चों को सिखाना है, उनका बिहेवियर में जो हमें चेंज चाहिए, हमारा जो गोल है वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। सिर्फ पढ़ाना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सिर्फ पढ़ा लिखा के बस हम किताबें बंद कर दे तो मकसद तो ना हुआ ना। आपको पता है कि हमेशा इवेलुएट किया जाता है दोनों तरीकों से। एक तो आपका जो बुकिश इवेलुएशन है, यानी एकेडमिक इवेलुएशन है, मींस आपके
आपके एग्जाम्स लिए जाते हैं ये देखने के लिए कि आपने कितना लर्न किया, कितना पढ़ा। और जो दूसरी चीज़ है एवेल्युएशन की, दैट इज़ अबाउट योर बिहेवियर, योर एटीट्यूड। आपके एटीट्यूड में क्या चेंज आ रहा है, आप लोगों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहा है, आप पेशेंट की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। सो इसी तरह से स्टूडेंट को जो भी सिखाया पढ़ाया जा रहा है बिहेवियरिज्म में जो फैकल्टी हैं वो ये भी ज़रूर देखते हैं कि हमारे जो गोल्स थे वो हमने जो स्टूडेंट को गोल दिए थे, क्या हमारा स्टूडेंट वो गोल अचीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। और किस तरह से एक वही बात के टाइम स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, तो वो एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के बाद मॉनिटर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट के अंदर बिहेवियर में वो चेंज आया है या नहीं आया, उसने वो गोल अचीव किया है या नहीं किया। Students use the behavioral objectives as a guide for what is to be learned। और obviously वही बात आगे जो आपको बताया था कि objectives हमेशा student centered होने चाहिए। तो बिहेवियरिज्म में या बिहेवियरिस्ट थ्योरीज के मुताबिक फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उन लर्निंग ऑब्जेक्टिव को, जो भी बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स बनाए हुए थे, उन्हें एज अ गाइड यूज करते हैं अपनी लर्निंग के लिए कि हमने लर्न क्या करना है बेसिकली। Students work to achieve and demonstrate the desired behavior and plan the time needed to practice as much as necessary to attain the desired behavior। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑब्वियसली वो काम करते हैं अपना गोल अचीव करने के लिए और उसके अपने बिहेवियर के अंदर वो चेंज डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए, और उसके लिए उनको जितने भी टाइम की ज़रूरत होती है कि वो चीज़ों को प्रैक्टिस करें बार बार, ताकि उनके अंदर वो पर्टिकुलर बिहेवियर या चेंज जो है वो डिज़ायर्ड बिहेवियर अचीव कर ले। तो उसके लिए स्टूडेंट जो है वो खुद से काम करते हैं। स्टूडेंट मोटिवेशन फॉर अचीवमेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टेंजिबल रिवॉर्ड दैट रीइंफोर्स द डिजायर्ड बिहेवियर। अब बिहेवियरिस्ट थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि जी हमने जाहिर है कुछ ना कुछ जो अचीवमेंट हमें स्टूडेंट से चाहिए, उसके अंदर चेंज चाहिए, तो उसके लिए हम उसे मोटिवेट भी करेंगे। अगर हम उसे मोटिवेट करेंगे तो ही वो ज़्यादा बेहतर तरीके से, यानी हम उसे बेसिकली री-इन्फोर्स कर सकेंगे ना। तो उसमें उन्होंने कहा कि मोटिवेट करने के लिए आप डिफरेंट तरीके यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ अगर आप उन्हें टेंजिबल रिवॉर्ड्स दे देते हैं उनके चेंज इन बिहेवियर के लिए, तो वो ज्यादा रीइंफोर्स करेगा उन्हें कि वो अपने जो डिजायर्ड बिहेवियर है उसे अचीव कर ले। जी, बिहेवियरिज्म थ्योरी समझ आ गई आपको, कॉन्सेप्ट कुछ समझ आया कि बिहेवियरिज्म थ्योरी क्या है, बिहेवियरिस्ट थ्योरिस्ट जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ पे फैकल्टी का क्या रोल होता है और स्टूडेंट का क्या रोल होता है। ओके जी, अब मूव करते हैं टूवर्ड्स द कॉग्निटिविज्म जो उसके फाउंडर प्रोपोनेंट है। रिप्लेस्ड बिहेवियरिज्म, जो कॉग्निटिविज्म है इसने बिहेवियरिज्म को 1960s में रिप्लेस किया एज डोमिनेंट पैराडाइम। और नोआम कॉम्से अमेरिकन लिंग्विस्ट हैं एंड कॉग्निटिव साइंटिस्ट हैं। बेसिक आइडिया कॉग्निटिविज्म का क्या है? कॉग्निटिविज्म फोकसेस ऑन इनर मेंटल एक्टिविटीज, opening the black box of the human mind. It is necessary to determine how processes such as thinking, memory, knowing and problem solving occur. जो कॉग्निटिविज्म है इसका फोकस किस चीज़ के ऊपर है? कॉग्निटिविज्म का फोकस इस चीज़ के ऊपर है कि इनर मेंटल एक्टिविटीज़ के ऊपर, यानी इंसान के दिमाग के अंदर होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं उसे कॉग्निटिविज्म फोकस करता है। और ये लोग ये कहते हैं कि जी ये बहुत ज़रूरी है कि आप डिटरमिन करें कि ये तमाम प्रोसेसेस होते किस तरह से हैं, यानी थिंकिंग क्या है, मतलब सोचना क्या है, चीज़ों को मेमोराइज रखना क्या है, चीज़ों को जानना क्या है, एंड हाउ टू रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम, ये चीज़ें हैं क्या बेसिकली। पीपल आर नॉट प्रोग्राम्ड एनिमल that merely respond to environment stimuli.
people are rational beings whose action are a consequence of thinking. कॉग्निटिविज्म ने ये कहा कि जी जो पीपल हैं, लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो कोई प्रोग्राम्ड एनिमल नहीं है। दे आर नॉट रोबोट्स कि आपने उनके अंदर एक स्पेसिफिक कोई सिस्टम जो है फिट कर दिया है, जैसा कि आपने कहा कि जी कोई स्टिमुलस आता है और उसको वो वही स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देते हैं। तो कॉग्निटिविज्म ने इस चीज को डिनाई किया कि जी दे आर नॉट प्रोग्राम्ड एनिमल, के वो हमेशा हर इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करेंगे, पहली बात। और ये भी जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एक पर्टिकुलर सिचुएशन को एक ही तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। दोनों चीजों को उन्होंने डिनाई किया। उन्होंने कहा कि जो लोग हैं, जो पीपल हैं, दे आर बेसिकली रैशनल बीइंग, ठीक है, और जिनके एक्शंस जो हैं दे आर बेसिकली द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थिंकिंग। उन्होंने ये कहा कि जी दे ऑल आर रैशनल बीइंग्स, वो रैशनल के साथ सबसे पहले किसी भी चीज का जो कॉन्सिक्वेंस है उसके बारे में सोचते हैं। यानी ओके, अगर कोई स्टिमुलस आता भी है तो जरूरी नहीं है कि हर दफा वो रिस्पॉन्ड करें। जैसे इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि अगर एक इंसान है, उसको स्टिमुलस क्या मिला, फॉर एग्जांपल गुस्सा आया उसे किसी भी बात पर, तो उन्होंने इनके कॉग्निटिविज्म के अकॉर्डिंगली जरूरी नहीं है कि एक स्टिमुलस यानी गुस्सा जब किसी इंसान को आया तो वो उसका रिस्पॉन्स भी करेगा, यानी रिएक्ट भी करेगा। पहली चीज तो उन्होंने ये कही कि जी दे आर नॉट प्रोग्राम्ड एनिमल, कि अगर उसे गुस्सा आया है तो वो रिस्पॉन्ड जरूर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपने किसी फ्रेंड पे गुस्सा आया है तो मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगी, लेकिन अगर मुझे अपनी मदर की किसी बात पे गुस्सा आ गया तो ऑब्वियसली मैं रिएक्ट नहीं करूंगी ना। एंड सेकेंडली उन्होंने ये कहा कि ये भी जरूरी नहीं है कि मैं एक ही किस्म का रिस्पॉन्स दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे आज अपने फ्रेंड के ऊपर किसी बात पे गुस्सा आया, हो सकता है मैंने उसे 2-4 बातें सुना दी, फिर 5-6 दिन बाद फिर हमारी कोई बात हुई, मुझे गुस्सा आया तो मैंने उसको कोई थप्पड़ शप्पड़ लगा दिया। तो मतलब ये डिफरेंट स्टिमुलस तो एक ही है लेकिन डिफरेंट रिस्पॉन्सेज हैं। बहरहाल कॉग्निटिविज्म ये कहते हैं कि पीपल आर नॉट प्रोग्राम्ड एनिमल, कि वो हमेशा ही इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करेंगे और एक ही जैसा रिस्पॉन्ड करेंगे, बल्कि इसके बरक्स उन्होंने कहा कि जी दे आर रैशनल बीइंग, वो पहले कॉन्सिक्वेंसेस क्या है उसके बारे में सोचते हैं, पहले थिंकिंग करते हैं। लर्नर व्यूड एज, इसमें इन्होंने कहा कॉग्निटिविज्म के अकॉर्डिंग जो सीखने वाले होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, दे आर बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोसेसर, यानी उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो उसको प्रोसेस करते हैं, ठीक है, अपने दिमाग के अंदर। जैसे अगर मैं आपको कुछ भी पढ़ा रही हूँ, आपके कानों के जरिए वो चीजें आपके ब्रेन में जाएंगी, आप उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपको क्या समझ आया क्या नहीं। मेटाफर ऑफ माइंड एज कंप्यूटर, उसने कहा मेटाफर यानी आपको पता है कि इनिशियल स्टेज ऑफ एनीथिंग और इनिशियल जो होता है उसके लिए वर्ड यूज होता है। तो उसने ये कहा कि लर्नर जो होते हैं यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही होते हैं कि उनका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह होता है, जिसमें इंफॉर्मेशन आती है, कम्स इन, इज बीइंग प्रोसेस, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है, एंड देन लीड्स टू सर्टेन आउटकम्स, फिर वो लीड करती है टूवर्ड्स अ सर्टेन आउटकम, यानी जो भी उसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी उसकी अकॉर्डिंगली फिर वो बिहेव करता है। सो कॉग्निटिविज्म के अकॉर्डिंगली जो लर्नर्स हैं, जो सीखने वाले हैं, दे आर इंफॉर्मेशन प्रोसेसर, और उनका जो दिमाग है दैट इज जस्ट लाइक कंप्यूटर, उसमें इंफॉर्मेशन आती है, प्रोसेस की जाती है, और देन इट लीड्स टू अ सर्टेन आउटकम। ओके, इसकी इम्प्लीकेशन नर्सिंग एजुकेशन में क्या है? फैकल्टी एम्फेसिस इज ऑन डेवलपिंग स्टूडेंट इन हाउ टू थिंक। सो इनके अकॉर्डिंगली जी ये फैकल्टी का एम्फेसिस क्या होना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को डेवलप करें, किस तरह से, कि उनकी थिंकिंग्स के ऊपर, यानी दैट हाउ दे थिंक, यानी आप उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक रट्टू तोता ना बनाए, हाउ दे थिंक। It is not that simple transfer of information that results in learning. Rather, a student must discover meaning by using information processing strategies, memories, and attentional and motivational mechanism to organize and understand it. उन्होंने कहा कि सिर्फ ये इस तरह नहीं होना चाहिए कि information transfer हो रही है and it is resulting in something learning. No, student को आप सिर्फ information देंगे, but वो उस सारी information को खुद से process करेंगे, चीज़ों को memorize करेंगे, कुछ motivational mechanism use करके खुद information
इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे और फिर वो देखेंगे कि उन्हें उस सब में क्या चीज समझ आई है। ये है बेसिकली कॉग्निटिविज्म का जो फोकस है और इसको नर्सिंग एजुकेशन में हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ हम स्टॉप करते हैं, टाइम भी हो गया है, 45 हो गए हैं। सो अभी स्टूडेंट सारे अटेंडेंस मार्क करवा लें और सेकंड लेक्चर की जो अटेंडेंस है वही दोनों लेक्चर्स में काउंट होगी, बिकॉज स्टूडेंट फर्स्ट लेक्चर लेने के बाद गायब हो जाते हैं। सो जो जो भी सेकंड लेक्चर में प्रेजेंट है सिर्फ उसकी अटेंडेंस दोनों लेक्चर में मार्क होगी। नाउ इट्स टाइम फॉर अटेंडेंस।
ओके स्टूडेंट्स, अटेंडेंस हो गई है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी क्लास में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़।